स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है PPLO। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है बेटा? PPLO। कैसे याद करोगे? छोटा बच्चा जो होता है वो पापा से क्या कहता है? वो कहता है पापा लाओ। स्मॉल बच्चा क्या कहता है? पापा लाओ। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? PPLO। बड़ा बच्चा क्या कहता है? पापा अंडा लाओ। क्या लाओ? अंडा लाओ। तो हेडेन जो थे वो क्या थे? बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब जो बॉटनी की फील्ड में काम करेगा, प्लांट में काम करेगा। और स्वान कौन है? जूलॉजिस्ट। कैसे याद करोगे? संस्कृत में श्वान किसे कहते हैं? हंस को। किसे कहते हैं संस्कृत में श्वान? हंस को। और हंस क्या है? जानवर। और जानवरों के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो क्या है? जूलॉजी। तो श्वान कौन है बेटा? जूलॉजिस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमएस स्टडी विद ईज। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th की बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्लास 9th में आते ही हमने सबसे पहले हमारे पास एक नया सब्जेक्ट निकल कर आता है, दैट इज बायोलॉजी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी जो है ये दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है बायोस। इस बायोस का मतलब होता है लिविंग, एंड लॉगस, इस लॉगस का मतलब है स्टडी। मतलब जब आप किसी भी चीज की स्टडी करेंगे तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसे कहते हैं लॉगस या लॉजी। तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अब लिविंग को मैं दो कैटेगरी में या हम लोग दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी के फादर हैं उन्हें कहा जाता है एरिस्टो। हमारे बायोलॉजी को हम दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं। पहली है बॉटनी एंड द सेकंड इज जूलॉजी। बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जहां पे हम डील करते हैं प्लांट्स के साथ में। मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं बॉटनी, और जहां हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे उसे कहते हैं हम जूलॉजी। जो हमारे बॉटनी है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रास्टस को, और फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं हम एरिस्टो को। तो यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक छोटी सी एक माइन्यूट यूनिट से मिलकर बने हैं, हम कहते हैं सेल। तो सेल जो है वो क्या है? हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। तो सेल क्या है बेटा? इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो सेल है, सेल की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चरल and fundamental unit of life। अब लाइफ से यहाँ हमारा मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे मतलब है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि कोई भी स्मॉल सेल से छोटी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सबसे जो छोटी यूनिट है जो उसकी स्ट्रक्चर बना रही है वो है सेल। सेल से मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल से मतलब है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। किससे बने हैं? सेल से बने हैं। फंडामेंटल से मतलब है आपका फंडामेंटल, यहाँ पे फंडामेंटल एंड फंक्शनल तो फंक्शनल से हमारा मतलब होता है कि यहाँ पे ऑल लाइफ प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय सेल। मतलब हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी जो यूनिट है वो सेल है। वो कहीं ना कहीं सिंगल सेल से या सेल के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं। अगर फंक्शनल की हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी में बहुत सारी अलग अलग लाइफ प्रोसेस होती हैं, जैसे ग्रोथ करना है,
रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, तो ये सारी ही जो एक्टिविटीज हैं वो भी परफॉर्म की जाती हैं सेल के थ्रू। तो सेल जो है हमारी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब लाइफ जो है वो इमेजिन नहीं की जा सकती सेल के बिना। तो यहाँ पे जो है अगर हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसकी बात करें बेटा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है, सेल है, सबसे छोटी यूनिट है सेल। अब सेल जो है अगर एक जैसा फंक्शन करने वाली जो सेल्स हैं, इससे मतलब नहीं है उनकी शेप सेम है या नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन अगर उनका फंक्शन सेम है तो ये मिलकर बनाती हैं टिश्यूज। मतलब ये एक सेल थी, इनसे मिलकर क्या बनाया, टिश्यूज बनाए। ठीक है, ये टिश्यूज प्लांट्स में अलग होते हैं और एनिमल्स में अलग हैं। ठीक है, एंड टिश्यूज जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम उसमें पढ़ेंगे। टिश्यूज जो है वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो मिलकर बना देते हैं ऑर्गन। अब जैसे ह्यूमन में अगर हम ऑर्गन की बात करें, हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिवर है। ऑर्गन्स क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो एक सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ आपका, नर्वस सिस्टम है, और बहुत सारे सिस्टम, अलग अलग सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म। अब यहां तक हमने ये समझ लिया कि सेल किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में फंक्शन करती है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सेल है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरीके से जो सेल के बारे में सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ते हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए, उनके बारे में कैसे कैसे जो है हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तो वो सारी चीजें अब हम देखने वाले हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की डिस्कवरी जो है बेटा हमारी की थी आपका रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की है, 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने किया क्या था, एक पेड़ होता है जिसका नाम है कर्कस सुबेर। कर्कस सुबेर ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसका जो कॉमन नेम है हम उसको ऑक के नाम से जानते हैं। इसके आपका कॉर्क में इन्होंने क्या किया, कर्कस सुबेर के जो कॉर्क था उसको सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप से, मतलब खुद के द्वारा खुद के थ्रू बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के अंदर इस जो है कॉर्क को इन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी। इस तरीके से मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वैसी स्ट्रक्चर इन्होंने ऑब्जर्व की। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको, ये कैसा है, होलो है, खाली है। क्यों, क्योंकि ओनली सेल वॉल है। क्या है बेटा, ओनली सेल वॉल है। अब ये होलो कंपार्टमेंट जो है ये लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है सेल्यूली। लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है बेटा, सेल। तो सेल जो टर्म है वो भी किसने दिया है, वो दिया है, इन्होंने ही दिया टर्म सेल। कहां से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है होलो कंपार्टमेंट। तो जो है इन्होंने क्या किया, इस कंप्लीट फिनोमिना को, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, उसमें इन्होंने लिखा माइक्रोग्राफिया। और ये सेल कैसी थी बेटा, ये थी एक डेड सेल।
ठीक है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट हमारे हैं जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जो है 1674 में ऑब्जर्व किया पहली लिविंग सेल को। क्या किया इन्होंने? रेन ड्रॉप ली। क्या ली बेटा? रेन ड्रॉप, और इसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया। और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा छोटे छोटे एनिमल्स, जिनको इन्होंने कहा एनिमल क्यूल्स। एक्चुअली में दे वाज बैक्टीरिया। इसके बाद जो है इन्होंने जो है टूथ स्कम लिया, मतलब जो दांत से खुरचा हुआ मैल होता है उसको लिया, SCUM, और इसमें इन्होंने पहले बैक्टीरियल सेल की डिस्कवरी की। तो दैट्स वाई एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, लॉजी मतलब स्टडी। तो अब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या आता है बेटा कि सबसे पहली सेल की डिस्कवरी किसने की? द फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन द फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कब की है? 1665 में। अब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है, द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, द आंसर विल बी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्यों? क्योंकि सबसे इन्होंने जो देखी थी वो एक नॉन लिविंग सेल थी, ओनली सेल वॉल थी, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर नहीं थी। तो सबसे पहली लिविंग सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और जो सेल है वो रॉबर्ट हुक। इसके बाद जो है अब हमारी डिस्कवरी होती है इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसका क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। किसको जाता है बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। कब की है? 1831 में। 1831 में। अब न्यूक्लियस क्या है? जैसे ये थी हमारी सेल, तो सेल में हमारा एक ऑलमोस्ट सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर है जो क्या करती है? जो कंटेन करती है DNA या हेरिडिटरी मटेरियल, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुरकिंजे। इन्होंने टर्म यूज किया प्रोटोप्लाज्म। क्या टर्म दिया है बेटा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब फर्स्ट या प्रिमिटिव, प्लाज्म का मतलब लिक्विड। मतलब सेल में सबसे पहला जो लिक्विड है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल के पास जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा या फिर ये आपका जो है न्यूक्लियस है, या हमारा साइटोप्लाज्म है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? प्रोटोप्लाज्म के। मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक लिविंग कंटेंट है सेल का। अब यहां से एक पॉइंट आप ये भी याद कर सकते हो कि जो हमारी रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था वहां पे प्रोटोप्लाज्म क्या था? नहीं था। प्रोटोप्लाज्म जो रॉबर्ट हुक ने सेल ऑब्जर्व की वहां पे प्रोटोप्लाज्म नहीं था।
तो इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो सेल जो थी वो लिविंग नॉन लिविंग थी। यहाँ तक जो है हम डिस्कवरी पोर्शन जो है कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सेल की शेप क्या होती है और साइज क्या होता है। शेप एंड साइज। तो बेटा सेल की जो शेप है, सेल की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो एनसीईआरटी है वो कहती है कि सेल शेप डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन। ऑन इट्स फंक्शन, सेल की शेप जो है वो डिपेंड करती है कि उसका फंक्शन क्या है। जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल को क्या करना है, सिग्नल को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेकर जाना है, तो वो होती है इलोंगेटेड। तो सेल का जो शेप होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सी सेल है, किस तरीके से क्या उसका काम है, तो उसके फंक्शन के बेसिस पे सेल की शेप जो है वो डिफरेंट होती है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज भी हमारी सेल्स का अलग अलग होता है। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है PPLO। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है बेटा, PPLO। कैसे याद करोगे, छोटा बच्चा जो होता है वो पापा से क्या कहता है, वो कहता है पापा लाओ। स्मॉल बच्चा क्या कहता है, पापा लाओ। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, PPLO। लार्जेस्ट सेल जो है वो है हमारी ऑस्ट्रिच के एग की। ऑस्ट्रिच एग की। बड़ा बच्चा क्या कहता है, पापा अंडा लाओ। क्या लाओ, अंडा लाओ। तो लार्जेस्ट सेल कहाँ की है, ऑस्ट्रिच एग की। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन की लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, ह्यूमंस लार्जेस्ट सेल, तो वो है हमारी ओवम। ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल, तो दिस इज स्पर्म सेल, जो हमारा मेल गैमेट है। अगर हम ह्यूमन में लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, ये लार्जेस्ट है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, लॉन्गेस्ट, मतलब लेंथ के बेसिस पे। तो ये है हमारी नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल। यहां तक समझ में आया। तो अब जो है वो हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी। क्या है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में स्टेटमेंट देना। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो किसके बारे में दिए गए हैं, सेल के बारे में। अब ये सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडेन, एंड श्वान। स्लाइडेन एंड श्वान। अब यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, स्लाइडेन जो थे वो क्या थे, बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब जो बॉटनी के फील्ड में काम करेगा, प्लांट पे काम करेगा। और स्वान कौन है, जूलॉजिस्ट। कैसे याद करोगे, संस्कृत में श्वान किसे कहते हैं, हंस को। किसे कहते हैं संस्कृत में स्वान, हंस को। और हंस क्या है, एक जानवर है। और जानवरों के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो क्या है, जूलॉजी। तो श्वान कौन है बेटा, जूलॉजिस्ट। स्लाइडेन ने कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी प्लांट्स किसके बने हैं बेटा, सेल्स के बने हैं। स्वान ने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब
स्लाइडिन ने बताया कि सभी जो प्लांट्स हैं वो सेल्स के बने हैं। स्वान बताते हैं कि सभी जो एनिमल्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट हमारे आते हैं, रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ ने क्या किया, स्लाइडेन और स्वान ने ये तो बता दिया कि सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हैं, लेकिन अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया कि ये जो सेल्स है वो आती कहाँ से हैं, नई सेल्स कैसे ओरिजिनेट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्लियर किया रुडोल्फ विर्चाउ ने। इन्होंने क्या किया, गिव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। इन्होंने क्या किया बेटा, सेल थ्योरी को फाइनलाइज किया और इन्होंने बताया ऑल न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। सभी नई सेल्स जो होती हैं वो पुरानी सेल्स से अराइज होती हैं। जैसे एक ये सेल होगी, इसने डिवाइड किया, ये दो नई सेल बन गई, इन दो ने डिवाइड किया, नई सेल्स बन गई। तो इस तरीके से जो नई सेल्स हैं वो हमारी पुरानी ही सेल्स से बनती हैं। इससे रिलेटेड इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो है ओमनीज सेल्यूलर ई सेल्यूलर। ई सेल्यूलर, एल ए सेल्यूलर, ओमनीज सेल्यूली ई सेल्यूलर। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल थ्योरी ने हमें ये बताया कि सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल है, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बने हुए हैं और सेल ही इनकी बॉडी में सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इसके बाद रुडोल्फ विर्चाउ ने सेल थ्योरी को और एक्सटेंड किया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाउ द सेल्स आर अराइज्ड, मतलब कैसे नई सेल्स जो है वो अराइज होती हैं। तो ये काम जो है वो इस तरीके से सेल थ्योरी ने इस कंफ्यूजन को खत्म किया कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बने हुए हैं और कैसे ये जो सेल्स हैं वो अराइज होती हैं।